नमस्कार। कला वो सेतु है जो अतीत की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों से जोड़ता है। यही वजह है कि हफ्ते दर हफ्ते भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटे हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं रंग तरंग के एक नए अंक के साथ। आज का कार्यक्रम भी बेहद खास है। किस तरह से आज के कलाकार अपनी कला में नए प्रयोग कर रहे हैं, नवाचार की एक नई लहर देखने को मिल रही है, क्या कुछ चल रहा है साहित्य जगत में, ये तमाम सुर्खियों को आपके साथ साझा करेंगे। आज की युवा पीढ़ी कैसे अनुभवी कलाकारों के साथ ताल मिला रही है, जानेंगे रंग तरंग के आज के इस खास अंक में। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ कलाएं जीवंत होती हैं, वहाँ संस्कृति कभी बूढ़ी नहीं होती। और इसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण पेश करती है राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में आयोजित एक बेहद खास प्रदर्शनी ग्रैटिट्यूड। इस प्रदर्शनी के जरिए 97 साल के लेजेंडरी आर्टिस्ट श्री बंसीधर प्रतिहारी की विरासत का जश्न मनाया गया। शांति निकेतन से प्रशिक्षण लिए हुए श्री बंसीधर की विरासत को, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों की एक झलक पेश करती है ये प्रदर्शनी। आइए आपको यहाँ ले चलते हैं। सत्तानवे वर्ष की उम्र, लेकिन सृजन की ऊर्जा आज भी उतनी ही जीवंत। शांति निकेतन की कला परंपरा को अपनी कूची से नई पहचान देने वाले वरिष्ठ चित्रकार बंसीधर प्रतिहारी की कला यात्रा को समर्पित विशेष प्रदर्शनी ग्रैटिट्यूड का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। इस प्रदर्शनी में उनके 6 दशकों से अधिक लंबे रचनात्मक सफर की चुनिंदा कृतियों को प्रदर्शित किया गया। समय बदलता है, कला के रंग और अभिव्यक्ति भी बदलती रहती है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी कृतियां समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो जाती हैं। 97 वर्षीय वरिष्ठ चित्रकार बंसीधर प्रतिहारी ऐसे ही कलाकार हैं जिनकी कला भारतीय परंपरा, संस्कृति और सौंदर्य बोध का जीवंत दस्तावेज है। जो प्रतिहारी सर हैं, उनके सुपुत्र अनुपम जी हमारे पास आए थे पेंटिंग कंजर्व कराने के लिए। तो वो पेंटिंग बहुत ही एकदम जर्जर हालत में थी, एकदम पीसीज में थी। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि ये पेंटिंग ठीक हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। तब उन्होंने बताया कि ये उनके पिताजी ने बनाई है, बंसीधर प्रतिहारी जी ने। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल बंगाल स्कूल की पेंटिंग लगती है एकदम देखने में। तो वो उनकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने कहा हाँ वो अभी 97 ईयर्स के हैं। वो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल उनके कई। फिर उन्होंने मुझे उनके और दूसरे काम दिखाए अपने टेलीफोन में ही। तो मुझे ऐसे लगा जैसे चुगताई जी की पेंटिंग हो या उसमें नंदलाल बोस जी का इन्फ्लुएंस हो, इस तरीके की पेंटिंग दिखाई दी। तो मैंने कहा मुझे इन आर्टिस्ट के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक मैंने पेंटिंग कंजर्वेशन शुरू की थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित ग्रैटिट्यूड प्रदर्शनी उनके जीवन और सृजन को समर्पित एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के कला भवन शांति निकेतन के विद्यार्थी रहे बंसीधर प्रतिहारी ने भारतीय आधुनिक कला के महान गुरु आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कला की शिक्षा प्राप्त की। उनकी चित्रकला में भारतीय लोक जीवन, प्रकृति और सांस्कृतिक संवेदनाओं की सहज अभिव्यक्ति दिखाई देती है। सरलता, अनुशासन और भारतीयता से परिपूर्ण उनकी रचनाएं शांति निकेतन के समृद्ध कला परंपरा की अनूठी पहचान है। घर में जब थे पढ़ते थे स्कूल में, बड़े भाई मेरे मूर्ति तैयार करते थे। को हेल्प करते थे कुछ उनके अलावा, ताकि वो बोले कि ये सब सीख किया पेंटिंग और उनको शांति निकेतन भेजिए। तो शांति निकेतन भेजने के लिए हम कैसे भेजेंगे, इतने पैसा नहीं खर्च कर बिचारे। तब मेरे फ्रेंड्स गए संबलपुर है
देखे मतलब कि तुम इधर क्यों आए, तुम तो जाना था शांति निकेतन में। मुझे लगा कुछ देर बिताएंगे। प्रदर्शनी में लगभग 50 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें टेम्परा, वाटर कलर, वॉश पेंटिंग, वुडकट और गोल्ड लीफ एचिंग जैसी विभिन्न विधाओं का समावेश है। इसी अवसर पर IGNCA ने कलाकार के जीवन और 6 दशकों से अधिक की उनकी कला यात्रा को समेटती एक आकर्षक कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया। यकीनन ग्रैटिट्यूड केवल एक कला प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारतीय कला परंपरा के प्रति समर्पण, साधना और सृजनशीलता का उत्सव है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। कीर्ति वधेरा की रिपोर्ट, रंग तरंग, DD न्यूज। राजधानी दिल्ली में साहित्य और संवेदनाओं का एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रसिद्ध लेखक, स्तंभकार, पत्रकार जमशेद की नवीनतम कविता संग्रह लॉन्गिंग्स अक्रॉस फेंसेस, पोएम्स फॉर अ नोमैडिक सोल का लोकार्पण हुआ। कई गणमान्य अतिथियों ने इसमें शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। लॉन्गिंग्स अक्रॉस फेंसेस केवल एक कविता संग्रह नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, स्मृतियों, आत्मचिंतन और जीवन के विविध अनुभवों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में साहित्य और संवेदनाओं का एक बेहद अनूठा संगम देखने को मिला, जब प्रसिद्ध लेखक जमशेद की नवीनतम कविता संग्रह लॉन्गिंग्स अक्रॉस फेंसेस, पोएम्स फॉर द नोमैडिक सोल का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण समारोह के दौरान वक्ताओं ने लेखक की रचनात्मक दृष्टि और उनकी सशक्त लेखनी की सराहना करते हुए कहा कि ये कृति पाठकों को सीमाओं से परे मानवता, रिश्तों और जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ने का प्रयास करती है। कार्यक्रम में लेखक ने अपनी चुनिंदा कविताओं का पाठ भी किया, जिसे उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने खूब सराहा। समारोह में न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, पूर्व संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव लक्ष्मी एम पुरी, प्रख्यात लेखिका कामना प्रसाद और पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कलाकार परेश मैती सहित अनेक साहित्यकार और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का समापन पुस्तक पर विचार विमर्श और पाठकों के साथ संवाद के साथ हुआ। रंग तरंग, DD न्यूज। रंगमंच सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और राष्ट्र की चेतना का एक आईना भी है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक भव्य राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया। कालजयी कवि कालिदास और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में इस नाट्य समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर 150 से ज्यादा नाट्य प्रस्तुतियों के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत और देशभक्ति और सांस्कृतिक विविधता की भावना को मंच के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरे गांव में भी एक ऐसी हवेली थी जो कई सालों से बंद थी। वहां पे कोई आता जाता नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस हवेली में गया और उसने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा। रंगमंच पर जब इतिहास सांस लेने लगे, संवाद केवल शब्द न रह जाएं और भावनाएं दर्शकों के हृदय में उतर जाएं, तब समझिए कि एक नाटक अपनी सार्थकता सिद्ध कर चुका है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत की सार्धशती और महाकवि कालिदास जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 में प्रस्तुत नाटक क्रांति गीत द स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम ने कुछ ऐसा ही अनुभव दर्शकों को दिया।
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देशभक्ति से लबरेज जब हम कोई नाटक देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हाँ, ये हमारा भारत है जहाँ हम देश प्रेम दिखा सकते हैं। और वाकई देश प्रेम से जुड़ी हुई न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ हैं, जब उन्हें रंगमंच पर देखा जाता है तब हम सब के अंदर देशभक्ति की भावना हिलोरे लेने लगती है। तुम्हारे अंदर हमको एक युवा नेता नजर आता है, और वैसे भी तुम तो एक पॉलिटिकल फैमिली से हो। इलेक्शन यूं जीत जाओगे, यूं। संगीत नाटक एकेडमी और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से आयोजित इस प्रस्तुति ने रंगमंच के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम और वंदे मातरम की अमर चेतना को जीवंत कर दिया। मंच पर उभरते हर दृश्य ने उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाई, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। आज के दौर के साथ, आज के लोगों के साथ इसे जोड़ा जा सकता है। तो जैसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं, हमारे किरदार भी लगभग वैसे ही सोचते हैं, और फिर वो जाते हैं किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है और वो डायरी पढ़ना शुरू करते हैं, और उसमें से किरदार निकल कर आते हैं, उसमें से किरदार अपनी कहानी खुद से कहते हैं, और वो कहानी इन लोगों के जो विचार है उसे बदल देती है। तो हमें लगता है कि इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमें आज बहुत ज़रूरत है इनकी, ऐसे किरदारों की, ऐसे लोगों की। तो इस सोच के साथ हमने इस नाटक को लिखा था। अगर उसमें कोई निर्देशक प्रियंका शर्मा के कुशल निर्देशन और कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों को आरंभ से अंत तक बांधे रखा। नाटक में कहीं संवादों ने मन को छुआ, कहीं गीतों ने भावनाओं को स्वर दिया, तो कहीं मंच की ऊर्जा ने पूरे सभागार को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। हमने उसमें देशभक्ति वाला फील लिया और हमें काफ़ी अच्छा लगा देखने में। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। गर्व है मुझे कि हम इस तरह के नाटक कर रहे हैं। 150 साल हो चुके हैं वंदे मातरम गीत को, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इतिहास के बारे में मतलब बहुत कम पता था पहले कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया, कितनी क्रांति करी उन्होंने इस देश के लिए, और राष्ट्रगान किस तरह से लिखा गया, वंदे मातरम किस तरह से लिखा गया। इन सब बातों के लिए बिल्कुल नया एक्सपोजर था बहुत मेरे लिए। ये प्रस्तुति केवल एक नाटक नहीं बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसा सांस्कृतिक पुल बनी जिसने ये विश्वास और भी दृढ़ किया कि रंगमंच आज भी समाज को दिशा देने और राष्ट्र चेतना को जागृत करने का सशक्त माध्यम है। मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और जब मैंने ये नाटक करना शुरू किया तो उस वक्त तक हम सिर्फ बिस्मिल जी का नाम जानते थे, और जैसे ही रिहर्सल बढ़ती रही और हम कैरेक्टर के बारे में और जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे उनके बारे में जब पढ़ने लगे, रिसर्च करने लगे, तो तब जाना कि वो उनकी जो जर्नी थी एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ फ्रीडम फाइटर, वो बड़ी कमाल की जर्नी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा है नाटक करके, क्योंकि पूरा भारत वंदे मातरम सेलिब्रेट कर रहा है, और स्पेशली जो हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है आर्ट से पूरे भारत में इसको बड़े लेवल पे सेलिब्रेट कर रहा है, और सब अलग अलग विधाओं से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस, पेंटिंग, नाटक। तो हम नाटक के थ्रू इसको दिखा रहे हैं। भारत की आज़ादी का संग्राम अपना निर्णायक मोड़ ले रहा है। क्रांति गीत ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि जब कला राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है तो उसकी आवाज केवल सभागार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के मन में लंबे समय तक गूंजती रहती है। यही इस प्रस्तुति की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लोग मुझसे पूछेंगे एक स्त्री को क्यों भेजा, तो मैं क्या कहूँ? तब कह दीजिएगा। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। बेटी आप भी जन्मी है। राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में हाल ही में एक बेहद खास पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इंडिजीनियस एसेंट।
इस प्रदर्शनी के द्वारा आर्टिस्ट R.K. गुप्ता ने भारत की लोक व आदिवासी संस्कृति, प्रकृति, संवेदनाओं और परंपराओं को बेहद खूबसूरती से कैनवस पर उकेरा। भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत की एक झलक देखने को मिली राजधानी दिल्ली में आयोजित पेंटिंग प्रदर्शनी इंडिजीनियस एसेंट में। प्रदर्शनी में प्रत्येक कलाकृति भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत और सामाजिक जीवन की गहरी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती नजर आई। और ये एग्जीबिशन में हम ये देखते हैं कि बहुत से ट्राइबल आर्टिस्ट्स के जो भाषा है, सर ने वो भाषा को बैठ के किताबों में से देख के फिर उसने चुन के ये सब काम किया है। लकड़ी के ऊपर रेजिन का लेयर्स डालने के बाद फिर एक्रिलिक से पेंट किया है। रंगों, रेखाओं और प्रतीकों के सशक्त प्रयोग के जरिए कलाकार ने परंपरा और आधुनिक सोच के बीच एक सुंदर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। इन चित्रों में लोक जीवन की सादगी, प्रकृति से जुड़ाव और सांस्कृतिक विविधता की झलक साफ दिखाई दी। पापा ने इसको ट्रांसलेट किया है वुड पे एंड प्लेड विद रेजिन विद इट। इट इज़ नॉर्मल लाइफ, जैसे पापा बोलते हैं कि धरती से जुड़े हुए लोगों की कहानी है। हर ट्राइब, हर कल्चर उसी की कहानी है। कैसे खाओ, पियो, ऐश करो और इंजॉय करो, डांस करो, काम करो और सो जाओ। ये लाइफ हर एक कल्चर, हर एक ट्राइब यही बताता है और यहाँ पे भी वही आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। आर्टिस्ट R.K. गुप्ता की ये प्रदर्शनी कला प्रेमियों, कलाकारों और विद्यार्थियों के लिए भारतीय कला की मौलिकता और रचनात्मकता को करीब से समझने का अवसर प्रदान करती भी नजर आई। बड़ी संख्या में दर्शक प्रदर्शनी का अवलोकन कर कलाकार की कल्पनाशीलता और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की सराहना करते दिखे। इसके बारे में तो सर आर्ट क्रिटिक ही बोल सकता है। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ सर। किसी कुछ भी नहीं, पेड़ पौधे लगे हैं सर, क्या है, बर्ड की फिगर लगी है, बर्ड ऐसी मैं ये बोलता हूँ, ये जो फॉर्म नजर आ रही है शीशम पे, उस फॉर्म को मैंने यूज किया, उसमें पेड़ पौधे कल्चर बना दिए। रंग तरंग, DD न्यूज। जब परंपरा और सृजन साथ चलते हैं तब संस्कृति नई ऊंचाइयां छूती हैं। आज के कलाकार अपनी कला के जरिए, अपनी सोच के जरिए न सिर्फ दर्शकों को एक अलग ही अनुभव प्रदान कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही सशक्त संदेश भी दे रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत इंस्टॉलेशन दर्शाता है पानी को, नदी को। प्रदर्शनी का नाम है देयर आर रिवर्स इन द स्काई और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहाँ पर आर्टिस्ट सरूहा किल्लारू ने अपनी प्रदर्शनी के जरिए और अपने इंस्टॉलेशन के जरिए प्रकृति को संजोने का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है। साथ ही उनका संदेश है कि अगर आप अपना नजरिया बदलेंगे तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। और क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में, आइए आपको दिखाते हैं इसकी झलक। और ये मैंने अपने स्किल्स और अपनी ड्राइंग और पेंटिंग की एबिलिटीज़ को मिक्स करके कांच में राजस्थान की विलुप्त या एक्सटिंक्ट प्लांट्स और को बनाया है। ये जैसे पेड़ है, ये राजस्थान का नेशनल पेड़ है जो काफ़ी इंडेंजर्ड हो चुका है, खेजड़ी। और ये हमारा रत्ती का पेड़ है जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा उगा करता था और अब काफ़ी विलुप्त हो चुका है। और आइए देखते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्तताओं के बीच जब मन कई बार थक हार जाता है तो स्वीडन में लोग कहते हैं कि चलो फीका करते हैं। फीका का मन में भाव आते ही आपके दिमाग में ये बात कौंध उठेगा कि फीका यानी कि टेस्टलेस, लेकिन स्वीडन का जो फीका है इसमें टेस्ट है।
ये बिल्कुल मीठा है। फीका कॉफ़ी को कहते हैं, जिस कॉफ़ी के साथ मीठे चीज़ खाने की यहाँ पर प्रचलन है। जो मीठा चीज़ आपके पास साफ दिखाई पड़ेगा, हॉट चॉकलेट और तमाम तरह के वैसे व्यंजन जिसको इंडिया में चाय के साथ नमकीन खाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ ये मीठे चीज़ खाए जाते हैं। This is raspberry pie, this the first one, and the second one is apple pie and nuts cake and chocolate cake, and we bake all of them here. यहाँ पर देखिए ये फीका पे चर्चा की जा रही है। कॉफ़ी है यानी फीका, कैंडल लाइट मोमबत्ती जली हुई है और तमाम जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जो फीका के साथ खाई जाती हैं उसको आप बखूबी यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप दिन में एक कार्यशैली में होते हैं तो थोड़े चंद लम्हों के लिए कार्यशैली रोक के दोस्तों के साथ बैठ के कॉफ़ी, कुछ मीठा आप लेते हैं और थोड़ा सा क्षण भर के लिए, पल भर के लिए आराम कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा काम से आपका दिमाग हट जाए। का हिंदी में बगैर चीने के, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मीठी है, बोला फीका जाता है। जैसे भारत में चाय पे चर्चा होती है, लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, गुफ्तगू करते हैं और कई समस्याओं का निदान निकालने की कोशिश टेबल पे करते हैं, तो क्या उसको उस फॉर्मेट में हम समझ सकते हैं कि चाय पे चर्चा जैसे होती है वैसे ही फीका पे चर्चा के लिए लोग स्वीडन में इकट्ठा होते हैं? आप जिस ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, एक चाय की प्याली या कॉफ़ी के कप के साथ, एंड आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हैं जो भी काम उस क्षण कर रहे होते हैं। Oh, fika. Well, I think it's a nice time to kind of take a break during the day, get your brain some breath and enjoy a nice tea. Take the time for tea. ये है हॉट चॉकलेट, जिसको आप फीका की शक्ल में तैयार किया गया कॉफ़ी कह सकते हैं। और इसे पीने के लिए वैसे लोग यहाँ पहुँचते हैं जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल निकाल कर यहाँ पहुँचते हैं और एक दूसरे से अपने मन के भाव को साझा करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी जब कभी स्वीडन की यात्रा पर आइए, फीका करने ज़रूर पहुँचिए और इस हॉट चॉकलेट का आनंद ज़रूर उठाइए। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोदनबर्ग, स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। प्रभु जी क्या खास इस बार तैयारियां हैं? हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्कंद पुराण के हिसाब से आषाढ़ मंथ के शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिन ये जगन्नाथ जी का यात्रा पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस शास्त्रों के हिसाब से ये कब से चला रहा है, ये अनंत काल से शास्त्रों के हिसाब से। जगन्नाथ जी वास्तविक रूप से प्रेम के भूखे हैं। जगन्नाथ जी को 11,000 आम का भोग लगा रहे हैं और भोग लगाने के बाद वो भी 108 प्रकार के वैरायटी आम है और पूरे द्वारका वासियों को हम वितरण करेंगे। और उसके बाद जगन्नाथ जी को हम 1008 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। अभी जगन्नाथ जी को भोग लग रहा है 1008 प्रकार के, और हमारे बहुत सारे वैष्णव लोग आएंगे, नृत्य करेंगे, डांस करेंगे और बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आनंद बाजार भी लगाया जा रहा है, जो जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए जो भोग लगता है वहाँ पे। तो इस बार जो भीड़ मैं देख रहा हूँ अभी, ये भीड़ भी मुझे ये लग रहा है कि पिछले साल इस समय इतना भीड़ नहीं होता, डबल भीड़ लग रहा है। मतलब आने वाले टाइम में जैसे रथ निकलेगी ना,
तो ये भीड़, ये जो क्राउड है वो आई थिंक वो रिकॉर्ड जो है ना पिछले साल का वो भी तोड़ देंगे इस बार पक्का। प्रभु जी, ये जो हम रथ निकलेंगे तो आप जैसे हमारे मंदिर देख रहे हैं, मंदिर परिसर से निकलता हुआ ये MRV स्कूल है, CBSM स्कूल है, वहाँ से होता हुआ सेक्टर 3 मार्केट होता हुआ राजापुरी होते हुए सेक्टर 6 की मार्केट, 10 की मार्केट, कैंप चौक और जो आशीर्वाद चौक है, ये सारे एरिया को कवर करते हुए फिर इवनिंग में अराउंड 8 साढ़े 8 बजे हम लोग फिर वापस मंदिर में आएंगे, जहाँ पे आपको ठंडाई मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, बहुत सारे समोसे वगैरह, बहुत कुछ वैरायटीज मिलेंगे और हर साल हम इसका बहुत आनंद लेते हैं और इस बार भी उसका आनंद पूरा मिलेगा। तो देखिए ये यात्रा शुरू हो चुकी है, तमाम सेक्टर से होते हुए ये गुजरेगी। जो श्रद्धालु हैं, जो उनके भाव हैं, आप देख सकते हैं किस तरह का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और ये यात्रा तमाम सेक्टर से होती हुई वापस यहाँ को शाम को लौटेगी। भारत की ताकत सिर्फ उसकी प्रगति में नहीं बल्कि उसकी जीवंत कला और संस्कृतियों में भी बसती है। यही वजह है कि आप ज़रूर कला के किसी न किसी रूप से खुद को जोड़े रखें, क्योंकि यही आपकी मुलाकात कराता है खुद से। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।